बजे तो 5 बजे तक नाज़रीन इस शो ते असी तुसी दी लाइव कॉल्स लेंदे हैं ते इमिग्रेशन से मसले मसाइल दे तुसी एडवाइस करते हैं। अगर तुसा की या तुसी दे किसी चाहने वाले की किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल तुसी प्रोग्राम ते फोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हो। नाज़रीन जेड़ा नंबर तुसी दी स्क्रीन ते नजर आ रहा है बिल्कुल अगर तुसी प्रोग्राम ते शामिल होना चाहो इसी नंबर ते फोन कर सकते हो। ते अगर तुसी कॉल करोगे तो तुसा की नॉर्मल रेट ते कॉल पड़ेगी ते सहूलत तुसा की सिख चैनल तरफों मुहैया की गई है। कॉल्स लेने तो पहले बिल्कुल असी तुसें की जिस तरह हमेशा की तरह इस बार भी इमिग्रेशन के मुतलका अपडेट देंदे चलते हैं। इस हफ्ते की जी बड़ी अपडेट है वही है कि लास्ट मंथ कोई 12 दिसंबर के बाद होम ऑफिस ने नैशनैलिटी के थोड़े बहुत रूल्स रेगूलेशन चेंज किए हैं। तो इस जी बड़ी चेंज आई है वो यही आई है कि अगर तो किसी बंदे की इतने इलीगल एंट्री हुई है या फिर अगर वो वीजे के बगैर इतने आए हैं तो आने के बाद उनकी स्टेटस वगैरह अगर मिल जाता है या आने के बाद अगर उनकी इंडेफिनेट मिल गई है तो नॉर्मल पहले करते कानून यह होंगे कि वो 6 साल के बाद नैशनैलिटी क्लेम कर सकते थे या नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई कर सकते थे। हुण जो रूल है वो कहते हैं कि उन्हें 10 साल तक वेट करना पेगा। 10 साल तो पहले वो नैशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। बेशक उन्होंने को इंडेफिनेट है मगर इंडेफिनेट नाल भी उन्हें 10 साल का अरसा कंप्लीट करना पेगा। 10 साल के बाद भी जो एप्लीकेशन जमा करानी है तो होम ऑफिस वाले एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे वो देखेंगे कि पिछले 10 साल से उन्होंने करैक्टर किस तरह का है उन्होंने कंडक्ट किस तरह का है आइदर उन्होंने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह है या नहीं है तो उससे बाद वो एप्लीकेशन के ऊपर फैसला किया जाएगा। तो इससे नाल थोड़े बहुत और भी रूल्स चेंज किए हैं। उस एक और चेंजेस यही आई है कि अगर कोई एप्लीकेंट इतने आया है बेशक अगर किसी को इंडेफिनेट है या लिमिटेड वीज़ा है और अगर उनकी इतने कोई क्रिमिनल अफेंस हो जाता है या क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाती है और अगर उनकी 12 माह तो ज़्यादा जेल हो तो गवर्नमेंट कहती है कि उनकी ऑटोमेटिकली डिपोर्टेशन आर्डर इशू हो जाएगा और उनकी प्रिजन कंप्लीट करने के बाद इतों डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हुण बढ़ते हैं असी अज के पहले कॉलर की तरफ तो तक इधर कौन है जी फरमाओ जी। हेलो जी फरमाओ। हाँ जी महाराज जी की हाल चाल ठीक ठाक हो। मैं पूछना सी कि केस लाने बारे गल कर जी जी ते आप जी कदों मिल सकते हैं जी फरमाओ। मैं मिलना सी चाहता तुहाडे गलबात मेरे ख्याल से नाजरीन ने कॉलर टीवी देखने ते मसरूफ हैं ते असी चेक कर देना अगर कोई और कॉलर रसनदाल जुड़ गए हैं। जी फरमाओ। नाज़रीन लगता है कॉलर भी प्रोग्राम देखने में मसरूफ हैं जिस तरह असी तुसें की अपडेट दे रहे थे इमिग्रेशन के कानून के मुतलका तो जी 2 बड़ी चेंजेस आई हैं वो यही है कि उन्हें जोड़े भी एप्लीकेंट हैं अगर कोई लिमिटेड वीज़े से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अगर वो इंडेफिनेट से अप्लाई करना चाहते हैं हुण मेनली होम ऑफिस वाले कह रहे हैं कि असी उन्होंने करैक्टर देखेंगे कि इधर उन्होंने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है या नहीं है। इससे नाल जिस तरह एक टायर 1 जनरल कैटेगरी सी वो कैटेगरी भी हुण अप्रैल के बाद वो क्लोज कर रहे हैं। इससे वजह यह है कि जिन्होंने को ऑलरेडी अगर HSMP है या टायर 1 जनरल वीज़ा है और अगर वो एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो अप्रैल तो पहले उनकी एप्लीकेशन जमा करा देनी चाहिए है। असी तकते लाइन इधर कौन है जी फरमाओ। जी actually, I won the appeal and I would like to know, it's a 14-day on judgment paper, like 14 day to do appeal for home office. Is it 14 days including वर्किंग डे और जस्ट विदाउट वर्किंग डे? ठीक है चलो इतने चंगी गल है कि तुसी अपील अलाउ हो गई है तो जो अपील अलाउ हो जाती है तो फिर होम ऑफिस को 14 दिन का टाइम है कि अगर उनकी कोई ऑब्जेक्शन है या फिर अगर उन्होंने मुताबिक कोई एरर ऑफ लॉ है डिसीजन ते तो अपील कर सकते हैं। तो इस जो नॉर्मल कैलेंडर डेज होंगे हैं वही 14 डेज काउंट होंगे हैं। तो तुसी देख लियो कि नोटिस ऑफ डिसीजन तो केड़ी डेट है उस टाइम तो तुसी 14 दिन का पीरियड शुरू हो जाता है। अगर तो होम ऑफिस वाले फैसले के खिलाफ अपील कर देने हैं तो फिर तुसें की कोर्ट की तरफ एक लैटर आ जाना है और उस लैटर से ही तुसें की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि होम ऑफिस वाले अपनी अपील दायर कर दी है। तो फिर मैटर एक जज को चला जाता है तो जज फिर केस रिव्यू करके देखता है कि इधर कोई एरर ऑफ लॉ है या नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करने वाली गल है। अगर होम ऑफिस अपील नहीं करते हैं तो इससे ही मतलब है कि तुझे फिर वीज़ा मिल जाना है। तो वीज़ा मिलते मिलते कोई 3 to 4 महीने लग सकते हैं। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी जी पूछना सी यूरोपियन के 10 साल पूरे हो जाए ठीक 5 साल का पहले वीजा फिर 5 साल का वीजा ठीक परमानेंट रेजिडेंट या इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं कि वो इस रूल च नहीं आते?
ठीक ते बिल्कुल अगर ते किसी को यूरोपियन पासपोर्ट है और अगर उन्हें कितने 5 साल हो जान ते 5 साल के बाद वो परमानेंट स्टे आस्ते अप्लाई कर सकते हैं ते 5 साल के बाद 1 साल और वेट करना पैंदा है ते जब उन्हें 6 साल कंप्लीट हो जान ते फिर वो नेशनैलिटी आस्ते भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेम कानून ही उन्हें डिपेंडेंट के ऊपर भी लागू होता है कि अगर किसी को यूरोपियन पासपोर्ट है उन्हें कोई फैमिली मेंबर स्पाउस इतने आए हैं उन्हें कितने 5 साल हो गए तो 5 साल बाद वो अपनी पक्की स्टे आस्ते अप्लाई कर सकते हैं और उसने 1 साल के बाद वो नेशनैलिटी आस्ते क्लेम कर सकते हैं। हुन यूरोपियन नेशनल अगर कोई है और अगर अपने फैमिली मेंबर कितने बुलाना चाहते हैं तो उस बुनियादी कानून तो यही है कि पहले उन्हें अपने होम कंट्री तो इंटर क्लियरेंस वीजा लेना पेगा तो वह 6 महीने का इशू होता है तो 6 महीने के बाद इतने आके 5 साल का फर्दर एक्सटेंड होता है तो जिस दिन उन्होंने डेट ऑफ अराइवल तो 5 साल कंप्लीट हो जान तो फिर वो परमानेंट स्टे आस्ते एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस भी है कि अगर तो कोई बंदा परमानेंट स्टे आस्ते अप्लाई करना चाहता है तो एज अ यूरोपियन नेशनल या फिर अगर फैमिली मेंबर ऑफ अ यूरोपियन नेशनल तो उन्हें फिर लाइफ इन द यूके टेस्ट देने की लोड़ नहीं है, ना ही इंग्लिश टेस्ट चाहिए है। मगर अगर कोई बंदा नेशनैलिटी आस्ते एप्लीकेशन करता है तो फिर उन्हें दोनों टेस्ट देने पैनगे, लाइफ इन द यूके टेस्ट भी देना पेगा तो नाल B1 भी देना पेगा। बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ जी फरमाओ। हेलो हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी मैं पूछना चाहता मैनू 2009 के महीने की 4 तरीक ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਲੈਟਰ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਦੋਂ से थे? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2-2-94 ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੋਈ बीवी बच्चे भी इतने हैं कि नहीं है? नहीं बीवी बच्चा कोई नहीं इतने है। एंट्री किस तरह हुई सी, वीजे तो हुई सी किस तरह? नहीं मैं मतलब धक्कियां तोड़िया ना जी। और तुसी असाइलम वगैरह भी कभी क्लेम की है कि नहीं की? ना साल में क्लेम कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया पहला मैं। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। जिस तरह तुसी अपने केस की सूरत हाल मैनू दसी है तो बेहतर है कि थोड़ा वेट कर देना चाहिए। अगर तुसें की होम ऑफिस को लैटर मिली है वो लैटर ते लिखिया है कि वो केस रिव्यू कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, कोई 6 महीने तक वेट करो। अगर ते 6 माह तक कोई जवाब नहीं आता, कोई अपडेट नहीं आती तो फिर तुसी उन्हें दोबारा रिमाइंडर भेज सकते हो, या फिर अगर काफी ज्यादा डिले हो रहा है तो अगर तुसी इस मैटर की कोर्ट से चैलेंज करना चाहो तो कोर्ट से भी चैलेंज कर सकते हो। हाँ जी मतलब जो कोर्ट से चैलेंज कर सकते हैं बिल्कुल। मगर उसी हाले मेरे ख्याल से मैंने जी लास्ट नवंबर ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੈलेंज ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ? ठीक उस वधिया ऑप्शन यही है कि तुसी 6 माह तक वेट करो। अगर तो तुसें की नवंबर ते लैटर मिली है तो मेरे अपने हिसाब नाल कोई मई जून तक वेट करना चाहिए है। अगर तदों तो कोई जवाब नहीं आता तो फिर तुसी अपने वकील को जाओ तो उन्हें दसो कि होम ऑफिस के प्री एक्शन प्रोटोकॉल तैयार करके भेज दें। प्री एक्शन प्रोटोकॉल ते यही नोटिस एक होम ऑफिस की भेजन कि वो काफी अरसे तक केस के ऊपर फैसला नहीं कर रहे हैं तो उन्हें 21 डेज का टाइम दिता जाए कि 21 डेज के अंदर वो केस रिव्यू करके फैसला करन ते उन्हें की नाल भी दसो कि अगर वो फैसला नहीं करते हैं तो फिर तुसी इस मैटर की आगे कोर्ट से चैलेंज करना है और उसे तुसी यही आर्गूमेंट करना है कि होम ऑफिस वाले जी अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं वो अनलॉफुली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तुसी केस के ऊपर काफी अरसे तो फैसला नहीं हुआ, नाल तुसी दी एक्सपेक्टेशन थी कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाना है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ जी फरमाओ। हेलो जी young lady to help out with my homework and all that, cooking, etc. ठीक। I'm a carer for my wife. ठीक। And unfortunately, she passed away last end of October. ठीक। And what's happened is she left behind 2 daughters. ठीक। She was a single mother. She had divorced from her husband. Okay. Being a single mother, she's got a 15-year-old daughter and 8-year-old daughter. Okay. Her grandparents, the lady's mothers and father is here. Okay. Visa for the cremation and all that. That's been done. Okay. And how should they deal with the
social services or visa people, because they are underage, would they allow the grandparents to stay here? And what about their parents? Where their parents are? The parents are in Kenya. Parents are in Kenya. Grandparents are in Kenya. And the father had a divorce from children's mother. Okay. Mother passed away. Okay. And where are the children? They are in Kenya or in the UK now? They've been here for 10 years, I believe. In the UK. And the grandparents are settled in the UK? They both are British national? I don't know for 100%. The little child must have been born here. Other child was born in Kenya. Older girl. And the daughters, they both are here on a tourist visa or on which visa? Yeah. That's one. Thank you for the call. Well, of course, if there are two daughters and they both are living with their grandparents and they both are under the age of 18 and grandparents are British national and they don't have anyone to go back home, then of course they can put an application on human rights grounds. But the best option will be, of course, they can go and see a solicitor with all the paperwork, and of course they will advise them what will be the best option for them, because usually, of course, if they are here on a tourist visa and if they submit an application to the Home Office, then the Home Office may take 6 to 7 months to make a decision. Now, depending on the Home Office, if they approve the application, then the Home Office will make a decision in their favor and grant them discretion leave. But if the Home Office have refused the application, then there will be a right of appeal, and they can always take the matter to the court and then put the case in front of the judge. Thank you for your call. Nazin, but the next caller तरफ जी फरमाओ. हेलो जी हमें यूरोपियन 5 ईयर्स का वीजा मिला था 2007 में. ठीक. तो 2012 में होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया था और हमें दोबारा 5 साल का वीजा दिया है. अच्छा. इनका ठीक. तो ये पूछना था क्या हम 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लगवा सकते हैं जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी? ठीक. ठीक है, बिल्कुल. उसमें दो बड़े मसले हैं. एक तो ये प्रॉब्लम है कि 10 साल की बेसिस के ऊपर आप इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो 10 साल की बेसिस के ऊपर पीरियड होम ऑफिस कंसिडर करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई इमिग्रेशन कैटेगरी हो उसके अंदर आपका 10 साल का पीरियड गुजरा हो, जिस तरह स्टूडेंट वीजा हो गया या वर्क परमिट हो गया या HSMP हो गया या बिजनेस वीजा हो गया. तो जो यूरोपियन बेसिस के ऊपर वीजा मिलता है 5 साल का रेजिडेंस कार्ड, वो अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं मिलता, बल्कि यूरोपियन रेगुलेशन है उसके तहत वीजा मिलता है. तो अभी आपके पास तो ऑप्शन यही है कि जिस दिन आपके पास जो मेन यूरोपियन स्पॉन्सर है उसके पेपर हों कि वो 5 साल यहाँ पे काम करते रहे या 5 साल अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते रहे, तो फिर आप परमानेंट स्टे के लिए कोशिश कर सकते हैं. तो अभी मेरे ख्याल में लास्ट टाइम में जब अपने एप्लीकेशन परमानेंट स्टे के लिए जमा कराई है, उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे ख्याल में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि आपके जो स्पॉन्सर हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं या वो यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो बेहतर है कि उनका काम करना लाजमी है. काम करते करते जिस टाइम उनको 5 साल हो जाए, आपके पास 5 साल के P60 हों या फिर 5 साल का टैक्स रिटर्न हो, तो फिर आप परमानेंट स्टे के लिए दोबारा कोशिश कर सकते हैं. नाज़रीन, बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ. जी फरमाओ. हेलो, गुड आफ्टरनून मलिक साहब. गुड आफ्टरनून. मैं इत्थे ब्रिटिश सिटीजन हां ते मेरा प्रॉपर्टी दा बिजनेस हैगा आ. अच्छा. ते ओ मेरी वाइफ दे नाम ते आ. ठीक. ते मेरे ब्रदर दी डेथ हो गई, ओदा एक लड़का एक लड़की आ. अच्छा. वो मेरे ते डिपेंडेंट हैगे आ. ठीक. ते मैं आयरलैंड जाके प्रॉपर्टी 4-5 बाई करके ते उत्थे जाके मैं अपना जेड़ा सारा कम सैटअप करके ते मैं उन्हां नूं मंगवा सकदा. ठीक. सो मैं ये पूछना चाहता सी कि उन्हां दी उम्र कितनी है जी? एज कितनी है दोनों दी? एक दी हैगी 22 साल, एक दी हैगी 20 साल. ठीक. ठीक है, बिल्कुल. मैं तुसें टीवी ते एडवाइस करदा. ते उससे भी है कि अगर तुसी आयरलैंड मूव हो जांदे हो ते आयरलैंड अगर तुसी जाके प्रॉपर्टी वगैरह लेंदे हो और अगर तुसी उत्थे काम करदे हो ते फिर यूरोपियन रेगुलेशन के तहत तुसी उन्हां की स्पॉन्सर कर सकते हो. मगर अगर उन्हां की वीजा मिल भी गया तो आयरलैंड ही जा सकते हैं, इत्थे नहीं आ सकते हैं. ते उससे भी काफी लेंथी है, लॉन्ग प्रोसेस है. ते इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि दोनों ओवर 18 हो गए हैं. ते होम ऑफिस की सेटिस्फाई करना कि तुसी दे ऊपर डिपेंडेंट काफी मुश्किल होगी. नाज़रीन, बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ. जी फरमाओ. हेलो जी. हेलो, सत श्री अकाल. हाँ जी भाजी, मेरा एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਜੀ. यूरोपियन सिटीजन ਵਾ. अच्छा. मैं यूरोपियन कंट्री ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ. ठीक.
ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 200-300 ਯੂਰੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਹੋਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਇੱਕ। ਠੀਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ पर यूरोपियन नेशनलिटी बेसिस फैमिली मेंबर ऑफ आ यूरोपियन नेशनल एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन होगी कि तुसी इथों उन्हां की पेपर वगैरह भेज दिओ ते ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਅ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਰਦੇ ਨਾਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਤਰਫ ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਓਵਰਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲकुल अगर हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं तो वो चाइल्ड बेनिफिट ते ले सकते हैं क्योंकि वो बच्चे का हक है। चाइल्ड बेनिफिट के अलावा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, इनकम टैक्स क्रेडिट लेना चाहन वो भी ले सकते हैं। इस विच कानून यही कहता है कि अगर तो उन्होंने कोई इनकम ऑलरेडी है और इनकम इस लैवल की नहीं है कि वो अपने आप की अकोमोडेट मेनटेन कर पान, फिर गौरमेंट कहती है ठीक है असं तुझे सपोर्ट कर रहा है तो इस वजह से वो टैक्स क्रेडिट्स देते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि हस्बैंड तुझे फौरी तौर पर अपनी लोकल काउंसिल की कॉन्टैक्ट करें, वो इन्हों की फॉर्म वगैरह भेजन, वो फॉर्म भर के भेज दें, फिर वो इन्हों की एक्सप्लेन करेंगे भी किहड़े बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं तो किहड़े बेनिफिट्स इन्हों की मिलने चाहिए हैं। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ जी फरमाओ। जी, मैं पिछले 7 सालों से यूरोपियन वीजा हूँ अपने स्टेप फादर के डिपेंडेंट, तो मैं इस साल 21 की हो रही हूँ और मेरा वीजा जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी वैलिड है। मैंने पूछना था जब मैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करूंगी तो मैं किस तरह शो करूँ कि मैं उनकी डिपेंडेंट हूँ, कि मैं 21 हूँ और मैं काम कर रही हूँ और मेरे साथ उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है तो वो पेपर भी नहीं कभी देते अपने एम्प्लॉयमेंट के। तो कोई और वे है कि मैं अपनी बेस पे इंडेफिनिट या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड ले सकूं? और मुझे ये बताए कि उनके पास यूरोपियन नेशनल है वो? जी हाँ जी। और आपको यहाँ पे आए हुए कितना अर्सा हो गया है? हमें आए हुए 7 साल हो गए यहाँ पे। 7 साल हो गए। और आपका वीजा भी कब तक रहता है? मेरा 2019 तक है। और आप अभी अपनी मदर के साथ ही रहती हैं? जी। ठीक है, बिल्कुल। जहाँ तक आपके केस की सूरत है तो फिलहाल तो यही है कि आपको वेट करना चाहिए क्योंकि आपका वीजा तो है आपके पास 2019 तक, तो इसमें आप यहाँ पे रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसमें यही कानून कहता है कि अगर तो जो आपके मेन यूरोपियन स्पॉन्सर हैं अगर उनको 5 साल इधर हो गए हैं और 5 साल के बाद
और 5 साल वो काम करते रहे तो फिर तो आप परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर तो वो आपको की सपोर्ट नहीं कर रहे या आपको पेपर वगैरह नहीं दे रहे या फिर आप उनके साथ नहीं रह रही तो फिर आप अपने ग्राउंड्स के ऊपर भी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। मगर अगर आप अपने ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो केस का कोई ज़्यादा अच्छा चांस नहीं लगता। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरी सिस्टर के बारे में। फरमाए। उसका नहीं मैंने उसको स्पॉन्सर किया था आज से 10 साल पहले। अच्छा। एंड मेरे भाई ने थोड़े पेपर उसके लाइक से डोजी रेडी किए। ठीक। एंड उसने कहा कि वो काम करती है, वो काम नहीं करती थी। ठीक। After that, she was engaged to the boy, and the boy came here. Okay. And she was refused when I applied with my sponsor. Okay. And then the boy was here, and he tried to bring her here so he can get married. Mm-hmm. He tried 2-3 times. She just got refused. She didn't get visa. Mm-hmm. And my brother is no more now. Okay. And after that, she's got married in India, and she divorced again. Okay. And she's very like a stressful life, like she's got now. But it's when I apply, it's 10 years. Mm-hmm. I'm trying to apply. I just want to know if I can apply now. Mm-hmm. Would you think she will get visa to visit me for a few months? और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ स्पॉन्सर की 10 साल in 2006। ठीक। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਵਿਦ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है। तो इससे भी चाहिए है कि अगर सिस्टर दोबारा कोशिश करना चाहते हैं विजिट वीजे वास्ते तो फिलहाल अप्लाई करने का फायदा नहीं है, 1 साल और वेट करन क्योंकि उन्होंने 2006 से जी एप्लीकेशन जमा कराई सी होम ऑफिस वाले वो एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी सी। उन्होंने कहना यही सी कि जेडे पेपर वगैरह जमा कराए हैं वो जेनवन नहीं हैं और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर तो कोई बंदा जेनवन पेपर होम ऑफिस की नहीं जमा करांदा तो उस रूल यही कहते कि उन्होंने 10 साल की बेन है कि 10 साल तक अगर वो कोई दोबारा एप्लीकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज हो जानी है। तो 2016 के बाद बिल्कुल दोबारा कोशिश कर सकते हैं। तो इतों उन्होंने राहदारी भेज सकते हो। तो इंडिया तो जो सिस्टर अप्लाई करन तो जितने उन्होंने एसेट्स हैं जिस तरह उन्होंने बैंक अकाउंट वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई काम काज है, वो सारे पेपर जमा करा के कोशिश कर सकते हैं कि वो इतने विजिट पे आके फैमिली की विजिट करके मुड़ के इंडिया वापस चले जान। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। जी 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 फरमाओ। जी हेलो जी फरमाओ। जी मैं मलिक साहब नाल गल कर सकदा हूं? बिल्कुल गल कर रहे हैं। कैन यू ट्रांसफर माय लैंड? जी हेलो जी फरमाओ। हाँ जी सर मैं जी मामनदीप सिंह बोल रहा। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਟਾਇਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ 2 ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ 60 ਡੇਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ठीक। तुसी आए कदों से होते स्टूडेंट वीजे ते? मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਟੋਇਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਕਦੀ? ਟੋਇਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं डिग्री कंप्लीट होने वाली जी। होने वाली है। ठीक है। बिल्कुल जानता हूँ कि केस का ताल्लुक है कि अगर तक तुसी दी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और उस तो बाद अगर तुसी कोई एम्पलॉयर स्पॉन्सर करना चाहता है तो बिल्कुल तुसी अपनी अपील विड्रा करके 28 दिन के अंदर अंदर टायर 2 वास्ते एप्लीकेशन जमा करा सकते हो। तो फिलहाल तुसी अपील विड्रा करने का फायदा नहीं है क्योंकि तुसी हाले डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। तो पहले तो तुसी डिग्री कंप्लीट करो तो डिग्री के बाद फिर तुसी स्पॉन्सर थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लियो, उस तो बाद तुसी अपील विड्रा करो। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ।
नाज़रीन पता चला इत्थे वक्त हुआ चलदा एक छोटी सी ब्रेक दा, तुसी टीवी तकते रहो, असी चंद लम्हों ते फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन असी कॉल दा सिलसिला उथों शुरू करते हैं जिथे ब्रेक ते पहले रोकिया थी, तकते इधर कौन है जी, फरमाओ। हेलो जी जी, मेरा एक सवाल था जी। मैं स्टूडेंट हूँ, 8 साल के लिए इधर हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे अभी 7 साल हो गई। ठीक। तो जी मैं अगर अपने बच्चे के लिए अप्लाई करूँ तो क्या मैं और मेरे हस्बैंड इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं? और आपके पास अभी कोई वीजा है? जी जी, अभी अभी वीजा है फरवरी तक। और कौन सा वीजा है आपके पास? जी स्टूडेंट वीजा है। और फरवरी तक है आपका वीजा? जी। और बच्चों को 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया है? बच्चों को 7 साल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें होता यह है कि अगर आप एप्लीकेशन जमा कराना चाहें तो बिल्कुल आपके बच्चे एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, उसके साथ साथ आप भी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो उसमें तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आपका वीजा खत्म हो रहा है फरवरी में, तो वीजा खत्म होने से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस को मिल जानी चाहिए। तो उसमें भी ये होता है कि जब एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उसमें यह होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो तो जो इमिग्रेशन रूल है, जो होम ऑफिस का अपना रूल है पैराग्राफ 276 ADE, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और साथ में आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं एज आ प्राइमरी केयर टेकर के, आप बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। मेंटेनेंस दिखाना पड़ेगा इसमें जो कानून कहता है वो नहीं, आपको कोई मेंटेनेंस दिखाने की जरूरत नहीं होती जी। अच्छा, और लाइक इन द यूके ये भी देना पड़ेगा? नहीं, अभी ये आपको नहीं जमा कराना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल। अगर जिस तरह मैं आपको दस रहा ना कि अगर कोई किसी बच्चे की 7 ईयर्स तो ज्यादा अरसा हो जाए तो बिल्कुल वो है कि पेरेंट्स ते बच्चे दी एज अ फैमिली केस जांदा होम ऑफिस कोल ते होम ऑफिस सारे फैमिली दे सर्कमस्टांसिस कंसीडर कर देन कि फैमिली लाइफ उन्हें किस हद तक इस्टेब्लिश की है, प्लस बच्चे की कितना ज्यादा अरसा हो गया है, बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो एप्लीकेशन नाल स्कूल के पेपर वगैरह जमा होने चाहिए हैं। तो जदों एप्लीकेशन अप्रूव होनी है तो फिर होम ऑफिस ने 2.5 ईयर्स का वीजा देना है, उससे बाद वो फर्दर एक्सटेंड होना है। तो लाइफ इन द यूके टेस्ट की नॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ना ही इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अलावा जदों एप्लीकेशन जमा करानी है उसके अंदर यही है कि तुसी ह्यूमन राइट्स ग्राउंड के ऊपर भी बेस कर सकते हो, आर्टिकल 8 ग्राउंड के ऊपर भी, प्लस सेक्शन 55 है बच्चे दे बेस्ट इंटरेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। जी जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल गल कर रहे हैं, फरमाओ। मैंने एक क्वेश्चन पूछना है जी। मेरा डैडी साइन आउट पे भी जाता है। अच्छा। तो मेरे डैडी का केस भी चल रहा है। अच्छा। तो मैं पहले स्कूल जाता था और मैं कॉलेज जाने लगा हूँ। ठीक। तो मैंने घर के लिए अप्लाई करना है, मैं कर सकता हूँ? ते तुसें कोल हाले वीजा वगैरह कोई नहीं है? नहीं, पहले। ते तुसदी एज कितनी है, उम्र कितनी है तुसदी? 18। और तुसें की इत्थे आई कितना अरसा हो गया है? 3 साल हो गए। 3 साल। ते फादर और कदों आए से? 98 ते आए हैं। 98 ते आए से। और तुसी साइन ते कितने अरसे तो जा रहे हो? 4 साल हो गए मुझे। 4 साल। ठीक है, चलो मैं तुसें की टीवी ते दसदा तुसें दे केस दा मतलब ते उस विच यही है कि अगर ते फादर साइन ते जा रहे हैं ठीक है जी, जाना चाहिए है। नाल तुसी अपने केस की सूरत चेक करो कि तुहाडा केस किस स्टेज ते ऊपर है। ते अगर तुसी घर वास्ते अप्लाई करना चाहते हो तो कौंसल वाले आजकल बुनियादी तौर पर पासपोर्ट मंगते हैं, तो पासपोर्ट के नाल लोग वीजा मंगते हैं। तो ना ही तुसों कोल इस स्टेज पर कोई स्टेटस नहीं है तो वेरी डिफिकल्ट है कि कौंसल किसी किस्म की सपोर्ट करेंगे। तो नॉर्मल अगर तुसें दा कोई केस चल रहा है और केस चलते चलते साल तो ज़्यादा अरसा हो गया, फिर तुसी होम ऑफिस तो कम की परमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हो। तुसी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि फादर तुसें दे पिछले 4 साल तो साइन ते जा रहे हैं, उन्हें कम की परमिशन मिलनी चाहिए है ताकि वो तुसें की अपने आप की अकोमोडेट ते मेनटेन करन। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। सत श्री अकाल। मैं तो पूछना सी जिदा कि मैं पहले स्कूले जांदा सी ते हुण मैं कॉलेज जान लग पिया। अच्छा। ते मेरा डैडी जेड़ा आ ठीक ते ओह चाइना ते जांदे बट उधर पक्के नहीं हैगे। ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ 98 ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ठीक है बिल्कुल मैं हुनी तुसेंगी वैसे टीवी ते एक्सप्लेन कीता सी बहरहाल मैं दोबारा दस देना ते तुसी कार वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हो लैस चांसेस हैं क्योंकि अगर तुसी कौंसल कोल जांदे हो ते कौंसल ले तुसेंगी कहणगे कि पासपोर्ट लाओ ते वीजा लाओ ते इस स्टेज क्योंकि तुसें कोल वीजा नहीं है केस चल रहा है पेंडिंग है ते कौंसल वाले किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करनी वही है कि अगर तुसी को सपोर्ट चाहिए है तो तुसी होम ऑफिस तो रिक्वेस्ट कर सकते हो और होम ऑफिस ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया है नैस सपोर्ट के नाम थू उन्होंने काम यही है कि अगर कोई बंदा है जिस तरह केस वगैरह चल रहा है और अगर उनकी सपोर्ट चाहिए है तो होम ऑफिस उनकी सपोर्ट करेंगे तो वह भी लिमिटेड केसेस से आता है फॉर इंस्टेंस अगर कोई असाइलम सीकर हो तो फिर ही उनकी सपोर्ट वगैरह मिलती है अगर जिस तरह तुझे का केस चल रहा है इस केस से सपोर्ट मिलना मुश्किल है मगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम यही कर सकते हो कि होम ऑफिस तो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि तुझे जो फादर हैं उनकी काम की परमिशन मिलनी चाहिए तो काम अगर करना चाहें तो वो काम करके अपने आप की तुझे अकोमोडेट मेंटेन कर सकते हैं नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाओ हेलो जी सत श्री अकाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ठीक है जिस तरह मैं तुझे पहले भी दसिया सी कि डिपेंड करता है तुझे अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर क्योंकि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट हो गया तो इनकम टैक्स क्रेडिट हो गया वो बुनियादी तौर पर तदों ही मिलते हैं जदों तुझे थोड़ी बहुती इनकम हो तो हुण अगर तुझे बिल्कुल इनकम नहीं है तो फिर मैनू लगता कि वो मिल सकते हैं मगर बेहतर ऑप्शन है कि जिस तरह मैं पहले दसिया सी तुझे अपनी लोकल कौंसल की कॉन्टैक्ट करो कौंसल वाले तुझे कोई फॉर्म वगैरह भेजनगे वो तुझे फिल करके उन्हें वापस भेज सकते हो और फिर तुझे सर्कमस्टांसिस एसेस करके तुझे दस देंगे कि केड़े बेनिफिट वास्ते तुसी या तुझे हस्बैंड क्वालिफाइड हैं नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाओ जी फरमाओ हाँ जी मार्क साहब मैं पूछना चाहता सी जी कि ये नेशनैलिटी लिए अप्लाई किया सीगा ते नेशनैलिटी उन्होंने रिफ्यूज कर दी ड्यू टू क्रिमिनल मैटर्स जे मुड़ के दोबारा अप्लाई करनी हो तो कितना फर्क होना चाहिए या टाइम पीरियड या उन्होंने क्लीयर किदा करीदा की हिसाब किताब ठीक है बिल्कुल इससे भी चाहिए है कि अगर ते नेशनैलिटी रिफ्यूज हो गई सी क्रिमिनल ऑफेंस के कारण तो इस कानून यही कहता है कि अगर ते किसी की कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है तो वो जिस डेट तो कन्विक्शन हुई है उस डेट तो 3 साल वेट करन 3 साल के बाद वो फ्रैश एप्लीकेशन होम ऑफिस की भेज सकते हैं हुण तुसीं भी चेक करो तुहाडी जिहड़ी क्रिमिनल कन्विक्शन हुई है वो किस डेट की हुई सी उस डेट तो जदों 3 साल कंप्लीट हो जान फिर तुसीं मुड़ के नेशनैलिटी वास्ते एप्लीकेशन दोबारा जमा करा सकते हो तो जो तुम दोबारा एप्लीकेशन जमा करानी है तो एक तो उन्होंने फी पे करनी पेगी फी £906 उसके बाद तुसें लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए होगा नाल इंग्लिश टेस्ट चाहिए होगा A1 लेवल B1 लेवल था तो इस नाल बेहतर है कि जो तुम एप्लीकेशन जमा कराओ तो कवरिंग लैटर तो उन्हें एक्सप्लेन करो कि तुझे केड़ी कन्विक्शन थी तो किस वजह तो हुई सी तो नाल यह भी मैंशन करो कि हुण 3 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया है तो जो 3 साल हो जाए उसके बाद ही अप्लाई करना है उस तो पहले अगर तुम एप्लीकेशन करोगे तो काफ़ी चंगे चांसेस हैं कि वो दोबारा केस रिफ्यूज कर दें नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाओ जी हेलो मलिक साहब जी एक सवाल करना था मैंने आपसे फरमाए सर अगर मैंने सालन किया हुआ है अच्छा मेरा पहले लीगल एड सोलिसिटर था ठीक उसके बाद जब मेरा रिफ्यूजल आया तो उसके बाद मैंने अपना सोलिसिटर चेंज कर दिया ठीक जब 2 हियरिंग आई थी तो फर्स्ट केस मैनेजमेंट हियरिंग में जो मेरे नए सोलिसिटर थे वो गए थे तो उन्होंने कहा था हम इनके न्यू रिप्रेजेंटेटिव हैं ठीक उसमें फिर केस की डेट अभी कोर्ट एडजर्ड हो गई थी जज ने एडजर्ड कर दी थी तो वो अभी लेटर ऑन मई में है अभी अच्छा तो अगर मैं दोबारा वो सोलिसिटर चेंज करवाना चाहूँ क्योंकि मैं वो सोलिसिटर से हैप्पी नहीं हूँ जो सा मैंने चेंज किया था हियरिंग से पहले ठीक तो अभी क्योंकि बंडल भी ऑलरेडी सेंड हो चुका हुआ है ठीक वो लास्ट मिनट पे वो एडजर्ड कर दी थी ठीक तो क्या मैं सोलिसिटर चेंज कर सकता हूँ अभी उससे कोई मेरे केस में इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ठीक है बिल्कुल अगर आप अपना वकील चेंज करना चाहते हैं तो इसमें तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है आपकी अपनी मर्जी है तो इसमें यही है कि अगर आप किसी नए वकील के पास चले जाते हैं तो बंडल तो आपका ऑलरेडी गया हुआ है तो उन्होंने आपके बिहाफ पे कोई बैरिस्टर इंस्ट्रक्ट करेंगे जो कोर्ट में जाके आपको रिप्रेजेंट करेगा तो जब उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो होम ऑफिस को एक लेटर लिखेंगे और उनको बताएंगे कि आप के वो नए रिप्रेजेंटेटिव हैं और कोर्ट वालों के ऊपर लीगल एप्लीकेशन होगा कि आपकी सारी की सारी अपडेट आपके नए वकील को प्रोवाइड करेंगे नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाओ
हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं पता करना सीगा कि मैं अपना पासपोर्ट मेरा ਜਿਹੜਾ एक्सपायर हो गया, मेरे को इंडियन पासपोर्ट है पर मेरे को इंडेफिनिट हैगी यूके ਦੀ। ठीक। ਤੇ मैं अपना पासपोर्ट रीन्यू कराना है ਤੇ मैं अपॉइंटमेंट ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ठीक। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 16 ਨੂੰ ਆਪਣੇ सबमिट करावा पेपर ਤੇ मेरा पासपोर्ट कितने टाइम ਚ आ जाऊगा, कुछ आइडिया है ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक ठीक है, बिल्कुल। उससे भी यही है कि डिपेंड करता है इंडियन हाई कमीशन के ऊपर, तो उस कोई एग्जैक्ट तो तुसें आइडिया नहीं दे सकते हैं, मगर मे भी कोई 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट तुसें वापस मिल जाए। तुसी जदों इंटरव्यू ते जाना है या अपॉइंटमेंट ते जाना है तो तुसी कोशिश करो कि अगर वो तुसें अर्जेंट पासपोर्ट बनवा दें, अगर तो अर्जेंट पासपोर्ट आ गया तो तुसी टिकट लेके फौरी तौर पर जा सकते हो। तो जदों तुसी वापस आओ तो अपना एक्सपायर पासपोर्ट जिसके ऊपर इंडेफिनिट स्टैंप है वो तो नया पासपोर्ट रखो तो तुसी एंट्री इतने मिल जानी है। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाओ। सॉरी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी जी। हाँ जी, मैं पता करना सी कि मैंने सानू टिकट से पहला सी बुक करवा दी है हुन के बाद विच ही करवानियां चाहिए? उससे भी चाहिए कि अगर तुसी बुक टिकट हुन कराना चाहते हो तो करा सकते हो, अगर तो तुसी पासपोर्ट मिल गया तो ठीक है, अगर तुसी नहीं मिलिया पासपोर्ट तो फिर तुसी अगली जी टिकट की डेट है वो चेंज करा दो। उससे यही है कि तुसी थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा होना है, मगर एक तो ऑप्शन यही है, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि तुसी पासपोर्ट का वेट करो, जो तुसी पासपोर्ट मिल गया तो उसके बाद तुसी टिकट अपनी बुक कराओ, क्योंकि बाय लॉ कानूनी तौर पर अगर तुसी कोल वैलिड पासपोर्ट होएगा फिर ही तुसी ट्रैवल कर सकते हो, अगर तुसी कोल वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो फिर तुसी इतों ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ते जिस तरह मैं तुसें पहले भी दसिया सी कि अगर ते तुसें पासपोर्ट मिल जाए तो उसके बाद तुसें ट्रैवल करने ते किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण तुसी अपनी मर्जी अगर कोशिश करना चाहो तो टिकट बुक करा के पासपोर्ट वास्ते कोशिश कर सकते हो। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाओ। जी मौलवी वालेकुम सलाम। मौलवी मैंने ये कल भी बात की थी आपसे, मैंने अभी बताना, मैंने 2011 में नेशनलिटी अप्लाई की थी। अच्छा। उस वक्त रिफ्यूज हो गई थी और ये ऑब्जेक्शन लगा था कि 5 साल पूरे नहीं है। ठीक। उन्होंने बोला दोबारा अप्लाई कर सकते हैं 2014 में 6 अगस्त के बाद। ठीक। जो कि मैंने अप्लाई की इस साल। ठीक। तो 5 महीने हो गए हैं। अच्छा। जवाब नहीं है और मैंने फोन भी किया उन्हें। ठीक। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन ऑन गोइंग है आपकी। ठीक। तो कितना टाइम लगेगा? और कोई ऑफेंस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक। और आप आए यहाँ पे कब थे जी? मैंने लेगेसी में मुझे मिला था 2010 में। अच्छा, 2010 में। और एप्लीकेशन आपने कब नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है? मैंने ये सेकंड टाइम किया है अगस्त 2014 में। अगस्त किया था कि 5 साल का वो पीरियड। बिल्कुल हाँ, ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया हूँ। तो उसमें भी है कि आपने अगर एप्लीकेशन जमा करा दी है तो पेशेंटली आप आराम से वेट करें। होम ऑफिस आपका केस प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर 1-8 महीने तक कोई जवाब नहीं आता तो फिर बेहतर ऑप्शन है कि आप उनको चिट्ठी लिखें, रिमाइंडर लिखें, तो उसके जवाब में वो आपके केस के ऊपर फैसला करेंगे या आपको बताएंगे कि किस वजह से डिले है। तो उसमें ये था कि अगर तो पुराने रूल्स ही रहते तो फिर तो आपको नेशनलिटी 100% मिल जाती, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि 12 दिसंबर से थोड़े बहुत रूल चेंज कर दिए हैं, तो अभी जो रूल हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आपको 10 साल का अरसा आपका लीगल गुजरा हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे एंट्री विदाउट वीज़ा हुई थी, आपने आते साथ ही असैलम क्लेम की थी या आने के बाद असैलम क्लेम की थी, और फिर लेगेसी में आपको 2010 में या 9 में पेपर मिले थे। तो उसमें यह है कि अब आपके केस में चले, अच्छी बात यह है कि आपने अगस्त में एप्लीकेशन जमा करा दी थी, जो कानून चेंज हुआ वो 12 दिसंबर से हुआ। तो मेरी अपनी ओपिनियन से होम ऑफिस को नया रूल या नई पॉलिसी या नया कानून आपके केस के ऊपर अप्लाई करना नहीं चाहिए। तो जिस तरह मैंने कहा 1-8 महीना और वेट करें, अगर जवाब नहीं आता तो फिर होम ऑफिस को चिट्ठी लिखें। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाए। हेलो जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं स्टूडेंट वीजे पर हूँ यहाँ पर। ठीक। एंड मुझे 2011 में वीजा मिला था। अच्छा। 2015 तक। ठीक। और उस पहले तो मैं तकरीबन 7-8 महीने तक गई थी अपनी यूनि में। ठीक। पर फिर अचानक मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बेबी हो गया, और मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं होने की वजह से बेबी किसी को हैंड ओवर करना हार्ड था। ठीक। तो मैं यूनि नहीं जा पाई। ठीक। और उसके बाद वो कुछ सडनली फीस की प्रॉब्लम तंग करने लगे थे। जो इंडिया में कहा था वो सेम नहीं था यहाँ पर। ठीक। वहाँ पर हमें कहा गया था कि इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, बट यहाँ पर वो सडनली मांग रहे थे अमाउंट, बिग अमाउंट। ठीक। तो उस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। ठीक।
एंड उसके बाद अभी मेरा इस ईयर 6 मंथ में मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है। ठीक। तो मुझे पूछना था कि वैसे तो मैंने यूनिट छोड़ दी, मेरे हस्बैंड पेपर वर्क पर जा रहे हैं, एनआई वगैरह पर काम करते हैं। ठीक। तो लीगली तो हमारा कुछ यहाँ पर हो सकता है या फिर जस्ट बेबी के बेस पर ही है? ठीक है, बिल्कुल। जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है तो उसमें यह कि स्टूडेंट एक्सटेंशन तो आपको दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं है, प्लस आपने यूनिवर्सिटी वगैरह अटेंड नहीं की, आपने कोर्स वगैरह कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि जब आपने इंडिया से एप्लीकेशन जमा कराई थी, होम ऑफिस को आपने ये इन्फॉर्म किया था, उनको ये सेटिस्फाई किया था कि आप इधर अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और आपका टोटल इधर आने का पर्पस यही है कि आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। तो बहरहाल यही है कि आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले होम ऑफिस में कोई ना कोई एप्लीकेशन आप दर्ज करा लीजिएगा। तो बेहतर ऑप्शन है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपनी सारी सर्कमस्टांसेस बताएं कि बेबी की बर्थ कब हुई है और आपके हस्बैंड कितने अरसे से काम कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपका कोई और रिलेटिव वगैरह है या नहीं है, और बेबी आपका स्कूल जाता है या नहीं जाता। तो वो सारे सर्कमस्टांसेस देख के बताएंगे कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। मगर मेरी ओपिनियन से ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं, मगर एकदम स्टेटस मिलने का चांसेस काफ़ी कम है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। जी जी वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था, मैंने इंडेफिनिट ली है अगस्त में। अच्छा। अभी 1 साल के बाद मुझे नेशनलिटी मिलेगी? ते तुसी किस ग्राउंड से इंडेफिनिट लेती है? मैं स्पाइस वीजा से ली थी। डिस्क्रिप्शन लीव नहीं, स्पॉन्स वीजा पर मुझे मिली है। मैं 2012 में मई को आया था इधर। ठीक, 2012 मई। हाँ जी। ते और तुसी मैरिज वाइफ जड़ियां ब्रिटिश नेशनल हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। इससे भी चाहिए है कि तुसी मई 2015 4 महीने बाद नेशनैलिटी वास्ते एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हो तो बिल्कुल करा सकते हो, क्योंकि इससे भी कानून यही कहता है कि जिस दिन तुसे की आए 3 साल कंप्लीट हो जान, तो जिस तरह तुसी मई 2012 आए हो तो मई 2015 तुसी 3 साल कंप्लीट हो जाने हैं, तो फिर तुसी नेशनैलिटी वास्ते एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हो। तो जो तुसी एप्लीकेशन दर्ज करानी है तो उससे भी चाहिए कि तुसी 3 ਤੋਂ 4 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट, 3-4 महीने की वाइफ की बैंक स्टेटमेंट नाल, अगर तुसी काम कर रहे हो तो तुझे काम के पेपर, तो मकान अगर किराए ते है या मकान का किराए का एग्रीमेंट, या फिर अगर तुसी दे या तुझी वाइफ के नाते उस मकान की लैंड रजिस्ट्री, ते नाल तुसी लाइफ सर्टिफिकेट वास्ते ऑलरेडी कर लेता है वो सर्टिफिकेट, ते नाल B1 का जिहड़ा सर्टिफिकेट तुसी इंडेफिनिट नाल जमा कराया सी वो तुसी दर्ज कराओ, तो बिल्कुल मैनूं पूरा यकीन है कि तुसी एप्लीकेशन अप्रूव हो जानी है। तो इस दे विच होम ऑफिस की फी जिहड़ी होगी वो 906 पाउंड है। तो मई के बाद तुसी किसी भी टाइम एप्लीकेशन जमा करा सकते हो। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर, मैं गल करनी सी कि मेरा दोस्त आ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ और 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ। अच्छा। ਮਾਰਚ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ। ठीक। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਇਆ और ਇੱਥੇ जन्म हो के 10 साल ਦਾ हो गया। ठीक ठीक है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 1 ਸਟਾਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਮਸਟੈਂसेस थोड़े चेंज हो गए हैं। पहले तो बच्चे की सिर्फ इतने आए 7 साल 8 साल 9 साल हो गए से, मगर हूँ 10 साल का अरसा कंप्लीट हो गया है और कानून के तहत उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट बच्चे की मिलना चाहिए है। तो नाल कोर्ट से यह भी आर्गूमेंट कर सकते हैं कि क्योंकि बच्चे की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कोल है और बच्चा इन्हों का ब्रिटिश हो जाना है, तो इस ग्राउंड के ऊपर इन्हें इतने स्टे मिलनी चाहिए है। तो उस फिर 2 ही ऑप्शन होंगे। एक तो ऑप्शन होएगा कि कोर्ट वाले अपील अलाउ कर देंगे, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि जी होम ऑफिस के सलिसिटर होंगे वो अपना रिफ्यूज़ल वापस ले लेंगे और वो यही कहेंगे कि असी केस दोबारा रिव्यू करना है, क्योंकि उन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। पहले बच्चे को कोई स्टेटस नहीं सी, मगर हूँ बच्चा ब्रिटिश नेशनल हो जाना है। तो बेहतर है किसी टॉप क्लास बैरिस्टर की इंगेज कर लें, तो उससे भी है कि इन्हों की अपील दे अलाउ होने के चांसेस बनते हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। हेलो मलिक जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਲਾਈਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ठीक। और तुसें की इंडेफिनिट किस ग्राउंड से मिली सी? ਇਸ ਪਾਸ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ते तुसें की इंडेफिनिट मिले कितना अरसा हो गया?
2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ 2009। ठीक है बिल्कुल यही है कि अगर तो तुसी नैशनैलिटी आस्ते एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हो तो लाइफ इन दी यूके टेस्ट जिहड़ा तुसी 2009 ते कीता सी ओही वैलिड है, तुसी की दोबारा करने की लोड़ नहीं है। ओही सर्टिफिकेट तुसी अपनी नैशनैलिटी दी एप्लीकेशन के नाल जमा करा सकते हो, मगर हुण तुसें की एक और टेस्ट देना पेगा, उस सर्टिफिकेट भी तुसी की नैशनैलिटी दी एप्लीकेशन के नाल जमा कराना पेगा तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होएगा। उस यही कन्फर्म होएगा कि जिहड़ी तुसी इंग्लिश लैवल है वो B1 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੈ ਉਹ 906 ਪਾਉਂਡਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। जी जी फरमाओ। हेलो, सत श्री अकाल। ये मेरे ना बच्चों के साथ रहते हुए मुझे 8 ईयर्स हो गए और मेरा कोर्ट में फैसला दिया है। अच्छा। पहले तो हमारे हक में दिया था, तो हमें अब कितनी देर और लगेगी? हमें बीजे भेजेंगे और तुसी दी अपील कदों अलाउ हुई सी? कितना अर्सा हो गया? जी 1 मंथ हो गया हमारे। 1 महीने हो गया। ठीक है बिल्कुल। काफी चंगी खबर है कि तुसी अपील अलाउ हो गई है ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਲਾਓ ਹੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਅਲਾਓ ਹੋਏ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, 2.5 ਇਅਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल के नाल काम कर सकते हो, तो बैंक अकाउंट वगैरह सारे खुलवा सकते हो। जी बेसिक जरूरत उनकी वो तुसी कर सकते हो, मगर 2.5 साल के बाद फिर डिपेंड करता है तदों तक कानून या पॉलिसी कितनी चेंज हो जाएगी तो उस टाइम फिर देखा जाएगा कि आदत उसकी इंडेफिनेट मिलनी चाहिए है या फिर फर्दर एक्सटेंशन। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाओ। मेरा जी सवाल मैं अमेरिका तो बोलता है, मैं पहला इंग्लैंड रहता हुंदा सीगा। अच्छा। मैं 1991 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਟੀਕਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਕ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2095 ਤੋਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਸੀਗਾ ਜਮਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ठीक है बिल्कुल। जहां तक तुझे केस का ताल्लुक है क्योंकि हुण तुसी अमेरिकन नैशनल हो ते तुझे सारे सरकमस्टांसिस काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं तो बिल्कुल तुसी इत्थे एयरपोर्ट ते आ सकते हो, तुसी उन्हें की अपनी अमेरिकन पासपोर्ट दिखा सकते हो और तुसें की 6 महीने की एंट्री मिल जानी है कि तुसी 6 माह इत्थे रह सकते हो। तो 6 माह के अंदर अंदर तुसें की फिर वापस मुड़ के जाना पेगा। तो अगर तुसी इत्थे आके अपना इंडियन पासपोर्ट भी लेना चाहो तो वो भी होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मगर क्योंकि तुसी असलम 1991 ते क्लेम की सी तो इस वजह तो वो है कि वो काफ़ी पुरानी गल है, मगर बिल्कुल अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर तुसें की एंट्री मिल जानी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। मगर यही हो सकता है कि जो तुम एयरपोर्ट पर आओ तो मे भी कोई 1, 2, 3 सवाल तुसें की पूछ सकते हैं जस्ट टू चेक कि आइदर तुसें दी जेन्युइन इंटेंशन है कि यूके विजिट करना है और आइदर तुसी 6 महीने के अंदर अंदर मुड़ के वापस चले जाना है। नाल उन्हें यह भी कंसीडर करना है कि आइदर तुसी अमेरिका ते वेल सैटल हो और आइदर तुसी उसे अपनी लाइफ इस्टैबलिश की है कि नहीं की, या फिर इतने जो तुसी हो तो इतने तुसी काम वगैरह ते इंगेज नहीं होना। तो बिल्कुल आओ तो थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे, तुसी जवाब दो तो तुझे एंट्री मिल जानी है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी कौन बोल रहे? जी फरमाओ। मलकलो वाले बोल रहे? बिल्कुल गल कर रहे हैं, फरमाओ।
ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2.5 years ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਈ ਆ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਲਈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ठीक है, बिल्कुल। इससे भी चाहिए है कि जो तुझा बच्चा है वो अगर होम ऑफिस की कंप्लेन करना चाहन कंप्लेन कर सकते हैं तो कंप्लेन के बाद होम ऑफिस वाले उन्हों का वीज़ा कैंसल कर देंगे। मगर उन्होंने ऊपर फिर अपनी है कि अगर वो ह्यूमन राइट्स से कोई क्लेम करना चाहन या डोमेस्टिक वायलेंस से कोई क्लेम करना चाहन या फिर कोई असाइलम क्लेम करना चाहन तो वो फिर अपना केस अलहदा क्लेम कर सकते हैं। तो उन्होंने केस फिर होम ऑफिस वाले उन्होंने सरकमस्टांसिस कंसीडर करके फैसला करता है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन ही कर सकते हो। नाज़रीन, इत्थे तक दा अज दा शो 1 घंटे का वक्त था, बड़ी छेती नाल गुजर गया। तुसीं दे सामने जितनी ज्यादा कॉल ले सकता सी लेती। फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई होए तो अगले एतवारे अगले संडे फिर इत्थे होणगे। तद तक असां की इजाजत दीजिए।